हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, पिछले कुछ क्लासेस से हम जो प्रीवियस ईयर के ओलंपियाड्स के क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज भी हमारे पास एक जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है वही लिखा हुआ है। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो ओलंपियाड्स के क्वेश्चन है वही सॉल्व करने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास से जो आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के ऊपर कैलकुलेशन करनी होती है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें फ्रैक्शंस यूज किया हुआ मिल सकता है, तो आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपको फ्रैक्शंस एक मतलब कम्प्लीटली आपको नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आएंगे उनको आपके जो 6th क्लास तक जो आपने बेसिक्स पढ़ा है उसी के ऊपर रिलेटेड होंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं उनमें। अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर तो वो देख लेते क्या है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और जो ओलंपियाड्स के जो अचीवर सेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे 3 मार्क्स मिलते हैं एवरी क्वेश्चंस के लिए, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है और पिछले कुछ सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल क्वेश्चन को समझना है और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको अगर सब कुछ पहले से मालूम हो थ्योरेटिकल तो आप इसको 20 to 30 सेकंड में आप इसको इजीली आंसर बता सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म में है, इसका मतलब वो कैसा नंबर होगा। पहली बात वो कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और पी बाई क्यू की फॉर्म को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को फ्रैक्शन बोलते हैं। जो पी बाई क्यू की फॉर्म लिखी हुई होती है इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। आपको ये बोला जा सकता है कि एक जो रैशनल नंबर होगा वो ऑलवेज एक फ्रैक्शन ही होगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको वहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फॉल्स। क्योंकि एक इंटीजर हमेशा फ्रैक्शन वैसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो इसको भी आप एक इंटीजर बोलोगे। ठीक है, तो एक इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन ये बोल दिया जाए कि एक रेशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन होगा, क्या ये फॉल्स है ट्रू है, तो आप में से ज़्यादातर का आंसर आएगा कि ट्रू। क्या आएगा, ट्रू। लेकिन ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेशनल नंबर होता है, जैसे मान लो आप 5 लिख रहे हो तो 5 को भी आप रेशनल नंबर बोल सकते हो, लेकिन 5 एक फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर जो रेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लो 2/5 है तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो वो चीज़ नहीं बताना चाह रहा मैं अभी यहाँ पर चलो कि हमने क्या समझ लिया, यहाँ पर जो पी बाई क्यू है आपका वो एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो उसके लिए कंडीशंस क्या होती है, पी एंड जो क्यू होते हैं वो कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए क्या, नहीं, वो कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इंटीजर। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 भी काउंट होगा, जबकि रेशनल नंबर तो क्या है, 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप 0/5 लिखो तो यहाँ पर जो आपका पी एंड क्यू है वो कैसा हो गया, एक होल नंबर हो गया 0, तो या आप उसको इंटीजर बोल सकते हो। तो नेचुरल नंबर वाला तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता यहाँ पर, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे केस बन सकते हैं जहाँ पे जैसे मान लो -1/5 लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो वो होगा क्या, इंटीजर सी होगा। तो बी या सी ऑप्शन आ सकता है आपके पास। अब बी आएगा कि सी आएगा, इसके लिए हम आगे और देखते हैं। आगे देखेंगे तो आपका जो क्यू है, तो रेशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो आपका क्यू है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब जैसे मान लो आप 2/0 करते हो तो ये टर्म आपकी डिफाइन ही नहीं होती, क्योंकि 2/0 कोई नंबर होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके लिए आप इनडिफाइंड बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, इनडिफाइंड। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ, Q = 0, यहाँ पर Q ≠ 0। तो आपका ये वाला ऑप्शन ही होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है कि जो भी आप ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन में जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं अलग अलग ब्लैंक्स के लिए, उनको सेटिस्फाई कर रहा होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पर जैसे मान लो अभी तो नेचुरल नंबर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ सकता था नन ऑफ दीज, ठीक है। जब यहाँ पर नन ऑफ दीज लिखा हुआ होता तब आप इन दोनों को ऑब्जर्व करके नहीं बोल सकते थे कि ये आंसर होगा। आपको बाकी के ऑप्शन, वो जो बाकी के टर्म्स हैं, बाकी के ब्लैंक्स को फिल करने के लिए उनको भी आपको ऑब्जर्व करना होता, ठीक है। तो बाकी के टर्म्स को ऑब्जर्व करने के लिए भी आप सिंपल तरीके से देख सकते हो। ऑल, यहाँ पर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, आर रेशनल नंबर। तो किस किस टाइप के नंबर आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं? तो हमें मालूम है कि जैसे इंटीजर होगा तो इंटीजर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। उसी तरीके से फ्रैक्शन तो ऑलवेज क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा ही होगा। फ्रैक्शन तो क्या होगा, ऑलवेज एक रेशनल होगा ही होगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है और ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। उसके बाद देखो, ब्लैंक इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव रेशनल नंबर। तो हमने जैसे सिमिलरली इंटीजर में पढ़ा था कि जीरो को ना तो हम पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करते हैं ना नेगेटिव इंटीजर में काउंट करते हैं। उसको किस में काउंट करते हैं, या तो जो नॉट पॉजिटिव होगा या फिर नॉट नेगेटिव होगा, उन नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव होगा उनमें हम जीरो को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जीरो वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये भी क्या है, करेक्ट आंसर। तो ये वाला ऑप्शन आपका, अगर यहाँ पर नन ऑफ दीज भी लिखा हुआ होता तब भी ये ऑप्शन आपका क्या होता, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर जीरो के प्लेस पर क्या लिखा हुआ होता, 1 होता और नीचे एक ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, तो फिर आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज वाला होता, न कि ये वाला होता, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। यहाँ पर आपको किस तरीके से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन करेक्टली शो द रेशनल नंबर। अब हमें यहाँ पर एक जो नंबर गिवन है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट है। देखो यहाँ पर कोई और नंबर लिखा हुआ और यहाँ पर रिप्रेजेंट किसी और नंबर को किया हुआ है। तो क्या ये और ये नंबर इक्वल है? तो ये हमें सिंप्लीफाई करने पर पता चलेगा कि ये जो गिवन नंबर है वो इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमें ये बताना है कि इनमें से जो रिप्रेजेंट कर किया हुआ वो सही से किया हुआ या नहीं किया हुआ। आप अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज़ करोगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि ये इसके इक्वल होगा तभी तो ऐसा लिखा हुआ होगा, अदरवाइज़ तो ऐसा क्यों लिखा हुआ होता। तो उससे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर फील होगा कि आप इसको सिंप्लीफाई करने के बजाय आप इसी को ऑब्जर्व कर लें तो आपको फिर भी रिजल्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो ऑप्शंस बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर नन ऑफ दीज लिखा हुआ होता उस टाइम आप फिर इसको सिंप्लीफाई भी करते। तो पहली बात तो ये कि नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी रेशनल नंबर का या फ्रैक्शन का वो किस तरीके से होता है। तो रेशनल नंबर में या फ्रैक्शन में 2 डिफरेंट टर्म्स होती हैं। एक होता है आपका न्यूमरेटर और एक होता है आपका डिनोमिनेटर। तो कोई भी जो आपकी नंबर लाइंस होती है उस पर काफ़ी सारे इंटरवल्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो नंबर्स हैं उनको डिनोट किया हुआ होता है, उसके बीच में इंटरवल्स भी बनाए हुए होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये इंटरवल जो आपके होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ये इंटरवल आपके इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अब जैसे मान लो इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो किस तरीके से ये इंटरवल डिवाइडेड होते हैं। तो अगर आपको किसी रेशनल नंबर को या फ्रैक्शन को आपको इसमें डिनोट करना है तो आप इस इंटरवल के बीच में जो इंटरवल्स डिवाइड करोगे, ठीक है, वो उनका जो नंबर्स है कि कितने इंटरवल्स होंगे उनका नंबर्स किसके इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर के। जैसे मान लो आपका डिनोमिनेटर है 5, तो जो ये वाला इंटरवल होगा इसके बीच में आपको कितने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, 5 पार्ट्स। और 5 पार्ट्स बनाने के लिए आप इसके बीच में क्या करोगे, इक्वल डिस्टेंस पर 4 डिफरेंट लाइंस खींचोगे, क्योंकि 4 लाइन खींचने पर आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि आप जितनी लाइन खींचोगे उससे 1 पार्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इंटरवल बनेंगे
वो आप जितनी लाइन यहाँ पर दो इंटरवल्स के बीच में खींचोगे उनसे उन इंटरवल्स की जो नंबर्स होंगे वो कितनी ज़्यादा होगी, 1 ज़्यादा होगी, मोर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने होंगे 5 इंटरवल, लेकिन उसके लिए हम कितनी लाइन खींची 4 लाइन। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो पहली चीज़ तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करने नहीं जा रहे, अभी हम केवल इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ पर 4। ठीक है, तो मुझे किसी भी इंटरवल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 4 पार्ट्स में। तो मैं बीच में कितनी लाइन खींचूंगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, या फिर मैं इसके मल्टीपल में भी बना सकता हूँ इंटरवल चाहूँ तो, कुछ ऐसे। जरूरी नहीं है कि आप डिनोमिनेटर में ही डिनोमिनेटर के इक्वली खींचो, आप उसके मल्टीपल में भी खींच सकते हैं। जैसे आपका 4 है डिनोमिनेटर, तो आप 8 इंटरवल बना सकते हैं या 12 इंटरवल बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लो 4 के लिए मैं कितने बनाऊँ 8, तो 8 के लिए मुझे 7 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी इस तरीके से। तो फिर मैं क्या करूँगा, जब काउंट करूँगा तो इस तरीके से काउंट कर लूँगा, यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से 1 इंटरवल छोड़कर 1 इंटरवल को काउंट कर लूँगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके मल्टीपल में भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 है तो आप 8 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन उसके मल्टीपल में होनी चाहिए। उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि मल्टीपल में होने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीपल करना होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, तो मैं अगर नीचे ऐड कर रहा हूँ तो ऊपर भी क्या होगा, फिर 6 होगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये नंबर और ये नंबर इक्वल होगा, आप इस तरीके से भी आप 8 इंटरवल करके आप 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आप शो कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो इंटरवल डिफाइन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम न्यूमरेटर को काउंट कर रहे हैं, कहाँ से, 0 से। अगर वो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइड में काउंट करते हैं, नेगेटिव है तो फिर हम नेगेटिव साइड में काउंट करते हैं। तो अभी हमारे पास 3/4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से फिर चलेंगे 1 2 एंड 3/4। अगर यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी हम 3/4 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 6/8। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब पहले तो ये देख ले कि इंटरवल किस तरीके से डिफाइन है। यहाँ पर देखो इसके बीच में कितने इंटरवल डिफाइन है, 0 से 1 के बीच में 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है। हमें कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया वैसे ही, कि या तो 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर देखो 1 2 3 4। तो अब जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन हैं इनमें से आपका जो आंसर है वो आने वाला है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर न्यूमरेटर काउंट करेंगे। तो न्यूमरेटर कितना लिखा हुआ 3, तो 1 2 3, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस ऑप्शन में चलोगे 1 2, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। इसमें चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब ये तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई कि हमने इसको कैलकुलेट नहीं करना, हमें केवल नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंटेशन जो कर रखा है वो सही कर रखा है या नहीं कर रखा है ये बता दिया। अब अगर मान लो ऐसा कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ होता यहाँ पर, आपको केवल खुद से रिप्रेजेंट करना होता, तो फिर आपको क्या करना होता है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना होता। तो सिंप्लीफाई करना और सीख लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करते टाइम एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि मान लो ये नंबर अभी कुछ भी नंबर है, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ ए से। ये जो कंप्लीट नंबर है 9/7 ये ए है, ठीक है, ये फ्रैक्शन पार्ट में है ही नहीं है, हमें कोई भी नंबर मिल गया, ठीक है। अब ये डिवाइड किससे होगा, बी से, ठीक है। तो बी से डिवाइड होगा तो इसको मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ 24/14। ये जो आपका ए है वो इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं लिखा, जो मैं बताया वही लिखा हूँ, कि मैं अभी इसको अज्यूम कर रहा हूँ ए, ठीक है। अब 24 डिवाइड करने के लिए मैं जरूरी थोड़े इसको यही लिखूँ, मैं इसको ऊपर ले जाकर लिख दूँ, यहाँ पर ले जाऊँ इसको 14 को, तब भी तो इस 14 से 24 डिवाइड ही होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ डिवाइड होगा। अभी भी मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ,
ठीक है, तब भी यहाँ पे कोई नंबर बनेगा, वो क्या बनेगा, जैसे मान लो इसको मैं बी एज्यूम कर रहा हूँ, तो वो बी लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अगर इसको इस तरीके से लिखता हूँ तब भी वो बी रहेगा, क्योंकि हम ऐसा ही तो करते हैं। जैसे मान लो 2/3 है इंटू 6 या 8/6 है, कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते 3 टाइम कर देते हैं। तो यहाँ से भी तो डिवाइड कर सकता हूँ इसको, ज़रूर थोड़े यहाँ लिख कर यहाँ से डिवाइड करो। तो मैं अगर इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो ये नंबर को ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 24/14 है अभी भी, क्योंकि अभी भी ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट में। तो अब मैं जो रियल नंबर था उसको लिख देता हूँ। ये रियल नंबर क्या था हमारा, था 9, और इस 24 को थोड़ा सा इधर से शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा 7। तो यहाँ से कोई एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि आपका जो नंबर है 9/7 डिवाइडेड बाई 24/14, तो अगर डिवीजन के साइन के बाद कोई नंबर है तो हम उसको मल्टीपल का साइन लगा के उसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। समझ में आया कि जैसे 9/7 है, तो मैं अब यहाँ पर जो डिवाइड का साइन है वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इसका रेसिप्रोकल लिख दूंगा, 14/24। कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लो 5/2 डिवाइडेड बाई 3/4 ऐसा कुछ होता, तब भी मैं इसको क्या करता, पहले 5/2 लिखता मल्टीप्लाइड, और अब इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा तो 4/3। ये चीज़ें करनी होती है। अब इसके बाद देखो कि जो आपका 14 है वो 7 से डिविजिबल है, तो कितने टाइम्स डिविजिबल है, 2 टाइम्स। तो 7 से ये डिविजिबल है कितने टाइम, 2 टाइम्स। अब देखो ये 24 ये 2 से कितने टाइम डिविजिबल है, 12 टाइम। कितने टाइम डिविजिबल है, 12 टाइम। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 9/12। लेकिन यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ 3/4, तो क्या ये इनकरेक्ट है, नहीं। अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये नंबर अभी भी क्या है, डिविजिबल है, अभी भी क्या है, ये डिविजिबल है। डिविजिबल किससे है, 3 से। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 4। 3 टाइम 9 एंड 3 4 टाइम 12। तो आपका जो इसको सिंप्लीफाई करने पर जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3/4। ऐसी चीज़ें हम अभी और आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं, जब हम क्या करेंगे, जब हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं एक बार। अब देखो जो हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, जो डिस्प्ले हो रखा है, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जैसा क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, यहाँ पर एक इस बार अननोन टर्म रखी है। अननोन टर्म क्या है, पी है। पहले हमें वो पी फाइंड करना है, उसके बाद हमें देखना है कि उसको कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो पी फाइंड करने के लिए हमारे सामने यहाँ पर 2 साइड है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। तो पहले हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, p माइनस 2p प्लस 5 माइनस 5 एंड ब्रैकेट में 1 माइनस 2p। तो देखो कोई भी नंबर है, अगर वो माइनस के साथ ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ब्रैकेट के साथ क्या लिखा है माइनस, तो जो माइनस होगा वो अंदर जो भी नंबर लिखे हैं उन दोनों से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। और जब मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साथ वो कैलकुलेट होगा। यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ होता माइनस 2 प्लस 3, तो जो आपका आंसर आता वो यहाँ से क्या आता, यहाँ से आपको जो आंसर मिलता वो कैसा मिलता, -5, ठीक है। आप इसको क्या ऐसे ओपन करोगे, -2 प्लस 3। अगर आप इसको इस तरीके से ओपन करते हो तो अब देखो क्या बन रहा है यहाँ पर 1, क्योंकि 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। तो अब आपको इसको ओपन करना कैसे चाहिए था, -2 - 3। तो अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे -5। तो ये आपका करेक्ट मेथड है, ये आपका इनकरेक्ट मेथड है, किसको, ब्रैकेट को ओपन करने का। इतना क्लियर। तो अभी यहाँ पर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम उसी तरीके से ओपन करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, p, फिर -2p होगा। और अब ये जो +5 है ये भी किस में आएगा, माइनस के साइन के साथ आएगा, -5। उसके बाद देखो ये 5 है, मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा। तो 1 × 5 कितना होता है 5, और साइन कैसा आएगा माइनस, तो
5। लेकिन यहाँ पर देखो कि -5 है, मल्टीप्लाई किससे होगा, प्लस वो माइनस के साथ, तो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर कैसा नंबर बनाते हैं, एक पॉजिटिव नंबर बनाते हैं। तो -5 × -2 कितना हो जाएगा आपका, 5 × 2 कितना होता है 10, तो ये होगा आपका एक पॉजिटिव नंबर प्लस 10 और साथ में क्या लिखा हुआ p। ठीक है, ये तो क्या होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल, यहाँ पे देखो 2 × 3 6 + 2 + 2 × 4 8, तो 6 + 8p। उसके बाद देखो क्या होगा, -3p एंड -3 और -4 जब मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 12। इतना क्लियर हुआ। लेफ्ट हैंड साइड भी लिख ली हमने, राइट हैंड साइड भी लिख ली। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 टाइम p है, यहाँ पर 2 टाइम p है, यहाँ पर 10 टाइम p है। ये वाला नेगेटिव साइन के साथ है, ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है। तो पहले पॉजिटिव वालों को हम ऐड कर लेंगे, तो क्या होगा 10 एंड 1 11p हो गए। माइनस हम क्या करेंगे, अब उसमें से 2p सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 - 2 9p। तो 11 - 2 कितना हो गया 9p हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर -5 एंड -5 कितना होगा -10 = अब सिमिलरली नीचे देखो 8p - 3p, 8 - 3 कितना होता है 5, तो 5p एंड 12 एंड 6 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 5p + 18। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास कुछ टर्म है जो अननोन टर्म्स लिखी हुई है और कुछ हमारे पास नॉन टर्म्स लिखी हुई है। जैसे 18 और 10 तो हमारे लिए नॉन है, तो नॉन टर्म्स को एक साइड में लेंगे, अननोन को एक साइड में लेंगे। तो अननोन को जब एक साइड में लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं अगर इधर -5 करता हूँ, -5p लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे इधर भी क्या लिखना पड़ेगा -5p, इधर भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे -5p। और इसी तरीके से मैं अगर इधर +10 करता हूँ तो इधर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा +10। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई। आपने इक्वल करने के लिए जितना इधर आप ऐड करते हो उतना ही आपको इधर ऐड करना होता है, जितना आप सब्ट्रैक्ट करते हो उतना ही आपको इधर से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इस 5p से आप देखोगे तो ये 5p क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 5 - 5 0। इसी तरीके से यहाँ पे इस 10 से ये 10 क्या होगा कैंसिल होगा, तो 10 - 10 0। अब यहाँ देखो 9 - 5 कितना होता है 4p। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 18 एंड 10 कितना होगा 28। इतना क्लियर। इसके बाद देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी 4 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 4p / 4 = 28 / 4। 4 / 4 1, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ओनली p, एंड यहाँ पर क्या होगा 28 / 4, तो 28 / 4 = होता है आपका 7। तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास p की वैल्यू आ गई 7। अब देखो कौन सी नंबर लाइन है जो 7 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये देखो आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको 8 को, क्योंकि 8 पर यहाँ पर p लिखा है। ये कर रही है आपका 5 को रिप्रेजेंट, क्योंकि 4 के बाद में आपके लिए क्या आएगा यहाँ पर 5। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ये दोनों ऑप्शन तो कैसे हो गए इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये देखो 0 के इधर जो होंगे नंबर वो कैसे होंगे नेगेटिव नंबर। तो -6 के बाद यहाँ पर क्या आएगा -7, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। और फोर्थ वाला देखो ये किसको कर रहा है 6 के बाद में 7, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप पहले सोल्व करोगे किसको, जो आपका गिवन स्टेटमेंट होगा, फिर वहाँ से आपको जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड करोगे। अननोन वैल्यू को फाइंड करने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग चूज करोगे कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे।
तो यहाँ पर देखो हमारे सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उसी से सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जस्ट उस क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन लिखा हुआ है। वहाँ पर हमें क्या गिवन था, कोई एक स्टेटमेंट गिवन था, उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड करके उसको नंबर लाइन्स पर बताना था कि कौन सा नंबर लाइन इसके लिए करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि एक नंबर लाइन गिवन है, उस पर वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन किया उससे जस्ट अपोजिट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी हमारे पास बहुत सारे जो प्रीवियस ओलंपियाड्स के और भी क्वेश्चन हैं जिनमें हमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट गिवन होते हैं और उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ऐसा हम पहले बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके, तो मैं उनको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाला नहीं हूँ अभी, क्योंकि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अब रिमेनिंग रहेंगे, उनको आप खुद से भी कर सकते हो। इतने ईजी क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा कि जैसे नॉर्मल सब क्वेश्चन आ जाए कि जीरो क्या है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, कौन सा नंबर है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप उनको इजीली बता सकते हो, क्योंकि वैसे क्वेश्चन हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो हम ये लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ओलंपियाड्स का, उसके बाद हम फ्रैक्शंस वाला और डेसिमल्स वाला जो पार्ट है उसको प्री फाउंडेशन के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी आपका जो फ्रैक्शन है उसका बेसिक्स यूज़ होगा, आप 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे उसको ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो कि हमें बताना क्या है कि यहाँ पे ये जो P है उसको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बेसिक्स मालूम होना चाहिए कि इसका जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर देखो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बहुत ही, अगर आपको ऐसा लगे कि एलसीएम क्या होता है कैसे निकालें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जितने भी यहाँ पर डिफरेंट नंबर मिले, जैसे मान लो यहाँ पर 3 है एंड 9 है, इसके अलावा तो कोई और नंबर डिफरेंट टाइप का नंबर है नहीं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या फिर आप इनको कुछ इस तरीके से इनके फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे 3 एंड 9 है, इन दोनों को आप एक साथ लिखिए और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करिए। 3 1 टाइम 3, ये कितना होगा 3 टाइम, फिर 3 1 टाइम एंड 1 टाइम। कि जो नंबर डिविजिबल नहीं है उसको एज इट इज़ लिखना होता है, बाकी को डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स का फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा 3 × 3 9। तो पहले वाला जो ऑप्शन है उसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो गया 9 हो गया। तो हम पहले तो एलसीएम लिख लेते हैं, यहाँ पर नीचे कितना हो गया 9। अब उसके बाद देखो कि जो एलसीएम आया है उसको हम हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और फिर जो कोसेंट आ रहा है कितने टाइम डिवाइड हो रहा है उसको हम जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ उसके साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 × 6 हो गया। फिर से देखो इस डिनोमिनेटर को या एलसीएम को हम इस डिनोमिनेटर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा फिर से 3 आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाइड किससे होगा 1 से, तो मल्टीप्लाइड 1। फिर देखो 9 को इस वाले 9 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 1, और 1 को हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -1 प्लस इसी तरीके से 9 को हम डिवाइड करेंगे किससे 3 से, 3 आएगा 3 × 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 × 6 होता है हमारा 18, फिर प्लस 3 × 1 होता है 3, प्लस 1 × -1, तो +1 और -1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव से, तो नेगेटिव नंबर मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और रिमेनिंग क्या है आपका 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसको ऐड करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 18 एंड 3 21, 21 - 1 20 एंड 20 एंड 12 32 डिवाइडेड बाई 9। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो। तो यहाँ पर देखो 32/9, ये आपस में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर इसी फॉर्म में रहेगा, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो
ये तो हो गई इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अभी हमें देखो ये नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था नहीं कर रहा था, तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए पी की वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पर नीचे क्या लिखा जाता है, हमें जो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे कि कितने पार्ट्स में ये डिवाइड है इंटरवल। तो 1 2 3 4 5 6, किसी भी पार्ट को देख लो 1 2 3 4 5 6, तो नीचे तो क्या है 6। अब देखो ये 0 के इधर है तो नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा नेगेटिव। और कितने है न्यूमरेटर के लिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 11। तो -11/6 आपका क्या है पी की वैल्यू, पी इज इक्वल टू कितना है -11/6। तो ये ऑप्शन तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो तो कैसा हो गया इनकरेक्ट। अब सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। सेकंड ऑप्शन पर फिर से आपको एलसीएम लेना है 2 और 4 के लिए। तो यहाँ देखो 2 1 टाइम एंड ये 2 टाइम, 2 1 टाइम 1 टाइम, ये तो एज इट इज रहेगा ये वाला, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो अब देखो फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 4, तो एलसीएम कितना आ गया 4। अब देखो इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, तो 1 × यहाँ पर क्या लिखा -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 2 टाइम्स इंटू -3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 एंड -1 मल्टीप्लाई होकर -1 एंड 2 और -3 मल्टीप्लाई होकर -6 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से क्या मिल रहा है आपको -7/4। ये भी अभी और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, कोप्राइम नंबर है एक दूसरे के। तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सिमिलरली आप थर्ड स्टेटमेंट के लिए देखो। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है 3 2 3 2, तो 3 और 2 का हम क्या लेंगे एलसीएम। 2 से ये 3 तो डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, और 2 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, फिर आप 3 लिखोगे, ये तो डिवाइड हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। तो 2 × 3 कितना हो गया 6, एलसीएम कितना है इसके लिए 6। इसके बाद देखो कि यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2 × 1 माइनस, या इसको भी प्लस ही रखो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 × -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2 × 4 एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई -1। तो यहाँ देखो 2 × 1 2 एंड 3 × 2 6, और वो भी कौन से साइन के साथ माइनस के साइन के साथ, तो -6 प्लस 2 × 4 8 एंड 3 × -1 -3 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 एंड यहाँ पे एक बार ये नंबर कितना लिखा हुआ हमारे पास 6, तो यहाँ पे -6 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा 18, कितना बनेगा 18। तो यहाँ देखो 2 - 18 कितना होगा -16, -16 और 8 एंड -3 -11। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें -11 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें क्या निकालना था p इक्वल्स टू -11/6। यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया -11/6। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसको आप खुद से चेक करोगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।